बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। आज लेक्चर नंबर 27 में मैं आपको वेलकम करता हूँ। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.6 को डिस्कस कर रहे हैं। 9.6 में हमारा जो टॉपिक है वो आपका है एक्सट्रीमा ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस। टू वेरिएबल फंक्शंस का आप एक्सट्रीमा किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 9.6 में मैं ऑलरेडी 6 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। और यहाँ पर मैं जिस कैलकुलस को फॉलो कर रहा हूँ वो आपकी कैलकुलस रिटन बाय एस.एम. यूसुफ है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। एक्सरसाइज 9.6 में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें जो एक्सट्रीमा किस तरह कैलकुलेट करते हैं मैं ये लास्ट लेक्चर्स में बता चुका हूँ। आज के लेक्चर को समझने के लिए आपको इसका जो बेसिक क्राइटेरिया है एक्सट्रीमा मालूम करने का वो पता होना चाहिए, और उसके लिए आप लास्ट लेक्चर को लाजमी देखें, फिर इंशाल्लाह आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका जो फंक्शन है वो गिवन है 18x स्क्वायर माइनस 32y स्क्वायर माइनस 36x माइनस 128 माइनस 110। यहाँ पर सबसे पहले आपने जो 6 पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो कैलकुलेट करने हैं। तो पहले हम इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो डिफरेंशिएट कर देंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 18x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 36x, और यहाँ पर अगली टर्म है 32y स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 36, और 128y इसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा, और 110 कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव भी यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर 36 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और ये रह जाएगा आपके पास 36। आगे चलें, यहाँ पर अब आपने इस फंक्शन को y क्लास से डिफरेंशिएट करना है। तो y क्लास से डिफरेंशिएट करेंगे तो पहली टर्म यहाँ पर 18x स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 64y, और यहाँ पर ये बन जाएगा माइनस 128। दोबारा अब इसको आप y क्लास से डिफरेंशिएट कर लेंगे तो माइनस 64y का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 64, और 128 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर आप निकालेंगे यहाँ पर मिक्स डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव y क्लास से निकालेंगे तो आप देखें यहाँ पर कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो y वाली है, तो तमाम टर्म कांस्टेंट होंगी यहाँ पर। तो 36x का डेरिवेटिव भी 0 हो गया y के विद रिस्पेक्ट, और 36 का डेरिवेटिव भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। और इसी तरह अगर आप y वाली वैल्यूज़ का fy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मालूम करें तो इसमें कोई टर्म x वाली नहीं है, लिहाजा यहाँ पर भी इनका मिक्स डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए आप जानते हैं कि यहाँ पर जो ये सिंगल डेरिवेटिव हैं पार्शियल डेरिवेटिव, इनको 0 के इक्वल पुट करना है। तो मैंने fx और fy को 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो fx को 0 के इक्वल पुट करूँगा तो आपका जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकला है वो है 36x माइनस 36, इसको 0 के इक्वल पुट किया। यहाँ से 36 कॉमन निकाल लिया, बाकी रह गया x माइनस 1, और x की यहाँ से वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। सिमिलरली जब आप यहाँ पर ये y को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 64y माइनस 128 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 64 कॉमन निकाल लें, बाकी रह जाएगा y प्लस 2, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 के बराबर। तो फ्राम 1 एंड 2 आपका यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट निकला आएगा वो आ जाएगा x1 y माइनस 2। अब नेक्स्ट अब आपने इसकी नेचर चेक करनी है। तो नेचर चेक करने के लिए आपने ये d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और d हमारे पास होता है, ये फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ f(x), f(xy), f(y)x), f(y)y। यहाँ पे d का फार्मूला आप जानते हैं, d बराबर होता है ac माइनस बी स्क्वायर। तो आप दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ये a की वैल्यू निकाल ली इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, वो आंसर आ गया 36। a कैसे निकालना है, ये आपने जो डबल डेरिवेटिव निकाला है f का विद रिस्पेक्ट टू x, यानी ये जो चीज़ है उसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करना होता है, लेकिन इसमें यहाँ पर x y की वैल्यू नहीं है तो ये 36 ही रह जाएगा। फिर ये जो आपने डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकाला है वो माइनस 64 आ गया, मिक्स डेरिवेटिव वो भी कांस्टेंट है 0 आ गया। तो क्रिटिकल पॉइंट कहीं पर भी पुट करने की ज़रूरत नहीं हुई आपके लिए। तो बस यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट आउट कर दें, a और c की वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी है 36 है, c हमारे पास यहाँ पर माइनस 64 है,
और ये आगे b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, b यहाँ पर 0 है। तो ये आपके पास इसको सॉल्व कर लें तो ये -2304 आ जाएगा विच इज़ लेस दैन 0। तो आप जानते हैं अगर d लेस दैन 0 आ जाए तो फिर ये जो आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है इसे आप सैडल पॉइंट का बोलते हैं, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये आपका सैडल पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन है e⁻⁻x² + y² + 2x। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है आप जानते हैं कैलकुलस 1 से कि अगर आपके पास फंक्शन f(x) = e⁻x सिंपल ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो सिंपल वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव यही होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। बाद में इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी पावर है -x² + y² + 2x। तो इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये शुरू वाला माइनस ये आ गया और x के लिहाज से डेरिवेटिव आप ले रहे हैं तो x² का डेरिवेटिव 2x हो गया। y यहाँ पर y का स्क्वायर है वो 0 हो जाएगा और 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया। अब यहाँ पर आप 2 कॉमन निकाल लें, आ जाएगा -2x + 1 और बाकी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्वेश्चन को ज़रा आसान बनाने के लिए क्या करने लगा हूँ, अब ये जो सारी चीज़ है e किसके बराबर था, f(x) y के बराबर था, तो मैंने यहाँ पर इसको दोबारा f(x) y लिख लिया। अब आपने दोबारा इसका फिर डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो दोबारा x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे, -2 कांस्टेंट है इसको मैं शुरू में बाहर लिख लिया। तो इसके ऊपर आपने लगाना है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहला x + 1 एज इट इज़ आ जाएगा, f का डेरिवेटिव आ गया पार्शियल डेरिवेटिव f(x) आ गया, फिर प्लस फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1 और f एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर दोबारा मैंने फिर ये f की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर दी, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, पहले -2 तो बाहर है, पहले ये आ जाएगा x + 1, ठीक है। और इधर मैंने वैल्यू लगाई इसकी पार्शियल डेरिवेटिव जो निकाला था आपने f का विद रिस्पेक्ट टू x, वो आ गया इनटू -2x + 1 इंटू e⁻⁻x² + y² + 2x आगे आ गया प्लस, और फिर यहाँ पर ये f है तो f की वैल्यू दोबारा ये लगा दी, ये हमारे पास f की वैल्यू है e⁻⁻x² + y²। इन दोनों में से e⁻⁻x² + y² कॉमन आ गया बाहर, ठीक है जी। और ये वाला माइनस है वो भी मैंने अंदर से कॉमन निकाल लिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब अंदर रह गया 2x + 1 2 मरतबा, तो x + 1 का स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर चूँकि मैंने माइनस ये वाला कॉमन निकाला था बाहर, तो यहाँ पर -1 रह गया, ठीक है जी। अब आपने नेक्स्ट निकालना है फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब y के लास्ट से डिफ्रेंशिएट करना है तो बिल्कुल x की तरह, जिस तरह आपने x का डिफ्रेंशिएट किया उसी तरह ही होगा। पहले फंक्शन एज इट इज़ ये आ जाएगा, फिर बाद में पावर का डेरिवेटिव आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। नहीं, यहाँ पर पावर का डेरिवेटिव पावर में x² वाली ये टर्म 0 हो जाएगी, ये 2x भी 0 हो जाएगा, y² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y। तो ये बन गया -2y इंटू e⁻⁻x² + y² + 2x। अब दोबारा फिर यहाँ पर मैंने जो e⁻, ये वाली चीज़ है, इसको दोबारा f के बराबर, f है ये हमारा गिवन फंक्शन f है, तो मैंने यहाँ पर इसकी जगह दोबारा f लिख दिया। इसको लिखने की फ़ायदा ये हो जाता है कि जब हमने दोबारा भी ये डेरिवेटिव निकालना है ना y के लिहाज से, तो फिर ये f का डेरिवेटिव सिंपल y के लिहाज से मैं लिखूँगा तो सिंपल इतना लिख दूँगा fy, ठीक है। अदरवाइज़ ये टर्म अगर मैं इसको f में नहीं कन्वर्ट करता तो मुझे फिर दोबारा इसका डेरिवेटिव लेना होगा और वो लेंथी हो जाएगा। नहीं जी, चलें इसका डेरिवेटिव लेने लगा हूँ, तो पहले यहाँ पर y प्रोडक्ट भी लगाएंगे, y एज इट इज़ आ गया ये, फिर f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y fy आ गया, फिर प्लस अब ये f एज इट इज़ आ जाएगा और y का डेरिवेटिव आ गया 1 के बराबर। अब यहाँ पर मैंने ये fy की जो वैल्यू है वो पुट कर दी। fy की वैल्यू क्या है, -2y इंटू f प्लस f। अब इन दोनों में से f कॉमन निकाल लिया बाहर, ये बन गया माइनस, और माइनस भी कॉमन निकाला तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये आ जाएगा 2f इंटू 2y का स्क्वायर -1। अब यहाँ पर फाइनल मैंने f की दोबारा वैल्यू पुट कर दी और f की वैल्यू ये आपके सामने पड़ी हुई है, ठीक है जी। ये आ गया, सारी ये सिचुएशन आपके पास आ जाएगी। अब हमने निकालना है इसका मिक्स डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव निकालेंगे y के लिहाज से, या y का डेरिवेटिव निकाल लेंगे आप x के लिहाज से। तो x का डेरिवेटिव f(x) हमने निकाल चुके हैं और वो हमारे पास ये है। ये सारी सिचुएशन थी हमारे पास, जो आप x के लिहाज से डेरिवेटिव निकाल के हैं वो ये सारा है। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव आपने निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y।
तो विद रिस्पेक्ट टू जब वाई डेरिवेटिव निकालेंगे तो जनाब ये सारी चीज़ आ जाती है आपके पास फाइनल, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, सही है। अब यहाँ पर आपको ये एफ वाई एक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पहले ही बड़ा लेंथी है और ये चीज़ मैं आपको पहले भी अपने लेक्चर में बता के आ चुका हूँ कि यहाँ पर जो मिक्स डेरिवेटिव है पूरी एक्सरसाइज में ये सेम रहेगा, ठीक है। तो आपने ये एफ एक्स वाई निकाल दिया है, दोबारा एफ वाई एक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल आप लिख देंगे एफ वाई एक्स के बराबर होगा। बस ये है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। अब इसके बाद स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए या क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपने ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उनको जीरो के इक्वल पुट कर दिया। तो जब आप ये पहले इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स को, तो ये सारी चीज़ है आपके पास, ये सारी चीज़ जीरो के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब अगली बात यहाँ पर ये है कि जो स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करेंगे या करते हैं अक्सर, एक मरतबा तो एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल लिख दिया और दूसरी मरतबा ये ई वाली टर्म है इसको जीरो के इक्वल लिख देंगे। तो यहाँ पर ये याद रखें कि ये वाली जो टर्म है ना आपके पास ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, ये किसी सूरत में ज़ीरो के इक्वल नहीं आ सकती। क्यों ज़ीरो के इक्वल नहीं आ सकती? देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका आंसर किसी भी सूरत में ज़ीरो नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में ज़ीरो नहीं हो सकता। आप ई की कोई भी पावर ले लें, इसका आंसर ज़ीरो नहीं आ सकता, ठीक है। कोई किसी भी रियल नंबर के ऊपर ई का आंसर ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसका आंसर ज़ीरो नहीं होता। अगर आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रा करके देखें ना y इक्वल टू ई की पावर x का, तो वो ऐसे होता है, ये चीज़ है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये देखें ओरिजिन से गुजर नहीं रहा, इसका ग्राफ ओरिजिन से नहीं गुजर रहा, तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर किसी भी सूरत में ज़ीरो नहीं आने वाला। लिहाजा यहाँ पर दूसरे अल्फाज में आपने इस वाली टर्म को लिखना है कि ये टर्म तो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो लिहाजा सिर्फ x प्लस वन आएगा। यहाँ से उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1 के बराबर आ गई। अब आप इसका जो f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है उसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो y निकला था वो ये है सारा हमारे पास, 2y इंटू ई की पावर -x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको जीरो के इक्वल आपने पुट किया तो यहाँ से फिर ये वाली टर्म दोबारा जीरो के इक्वल, मतलब ये नहीं होगी जीरो के इक्वल, ये नॉन जीरो होगी, तो y की वैल्यू यहाँ से जीरो आ। तो यहाँ से फ्रॉम 1 और 2 से क्रिटिकल पॉइंट आपका निकला है -1, 0। अब इस क्रिटिकल पॉइंट की आपने नेचर चेक करनी है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर अब हम नेचर चेक करने के लिए ये जो आपने दो मरतबा डेरिवेटिव निकाला है f का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इसमें आप अपना ये क्रिटिकल पॉइंट पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा -2e। फिर आप इसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा फिर -2e। तो ये आपका एक्चुअली निकला है a, ये आपका निकला है c। फिर उसके बाद आपने जो आपका मिक्स डेरिवेटिव है जो कि आपका b के बराबर है, इसमें पुट किया तो आंसर निकला है 0। ये क्रिटिकल पॉइंट आप पुट कर सकते हैं, ये आपके सामने मैंने यहाँ पर पुट किए हुए हैं। अब मैं इसको यहाँ पर सिर्फ वर्बली बोल नहीं रहा यहाँ पर। अब उसके बाद आपने निकालना है d, तो d के लिए मैं बता चुका हूँ, आप फार्मूला ac माइनस b का स्क्वायर भी लगा सकते हैं, या फिर ये सिंपल डिटर्मिनेंट जो है वो आपके सामने है, इसमें वैल्यू पुट आउट कर दें, ये फाइनल आंसर आपका 4e का स्क्वायर आ जाएगा। अब e आपके पास एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.72 है और वैसे भी इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये नेगेटिव तो होने नहीं लगा, तो आंसर बनेगा पॉजिटिव। तो अब d आपका पॉजिटिव है लेकिन a जो है वो आपका था -2e, नेगेटिव था, तो d पॉजिटिव और a नेगेटिव, तो फिर ये क्रिटिकल पॉइंट क्या कहलाएगा? मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपका a नेगेटिव हो, d पॉजिटिव हो, तो फिर ये मैक्सिमम है, फिर क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम होता है। अगर आपका a पॉजिटिव है और d भी पॉजिटिव है, तो फिर ये आपके पास मिनिमम की क्राइटेरिया में आता है, क्रिटिकल पॉइंट आपका मिनिमम होता है। और अगर सिंपल d नेगेटिव है तो फिर ये सैडल पॉइंट होता है। बस तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका जो फंक्शन है वो है 2x क्यूब प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 12x माइनस 2। ये क्वेश्चन है, ये आपके सामने है, मैं यहाँ पर इसको एलेबोरेट नहीं कर रहा, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, आप सिंपल इसे कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ, तो ये तमाम चीज़ें आप आसानी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट नज़र आ रहे हैं, एक ये पॉइंट 1 2 है और एक 2 2 है, ठीक है। इस तरह के पहले भी हमने क्वेश्चन किए हैं प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें यहाँ पर दो 3 क्रिटिकल पॉइंट निकले थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर वाई स्क्वायर के बराबर है।
पहले आपने f का डेरिवेटिव x के लास्ट से निकाल लिया, 2x आ गया, दोबारा डेरिवेटिव निकाला, फिर 2 आ गया, फिर y के लास्ट से डेरिवेटिव निकाला, ये आ गया, पहली टर्म यहाँ पर 0 हो जाएगी, ये रह गया e की पावर माइनस वाई स्क्वायर, पावर का डेरिवेटिव 2y आ गया। फिर यहाँ पर f निकाला, तो f निकालने के लिए इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल लगा के ये फाइनल आंसर हमारे पास आ गया। फिर मिक्स डेरिवेटिव निकालना है, तो मिक्स डेरिवेटिव ये देखें, x का y क्लास से डेरिवेटिव 0 आ जाता है और y का x क्लास से डेरिवेटिव निकालेंगे तो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें x मौजूद हो। तो ये मिक्स डेरिवेटिव 0 आ गया। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए मैंने इनको 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो fx को 0 के इक्वल पुट किया तो fx हमारे पास 2x है, तो 2x को 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू 0 आ गई। fy को 0 के इक्वल पुट किया तो यहाँ से, जैसे कि मैं पहले अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि एक मरतबा इस टर्म ये प्रोडक्ट है, तो अब ये प्रोडक्ट में 2y इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन ये वाली टर्म जो है वो यहाँ पर आप लिख दें कि e के पावर y का स्क्वायर ये 0 के इक्वल नहीं हो सकती, लिहाजा फिर सिर्फ 2y 0 के इक्वल होगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो क्रिटिकल पॉइंट आपका ये 0 0 निकल आया। अब इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर आपने वैल्यू निकालनी है a की, तो a आपके पास आ गया f डबल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x 0 0 पर 2 के इक्वल है, ठीक है। अगली चीज़ आपने c निकाला, f वाई वाई वो -2 है, और मिक्स डेरिवेटिव जो है उसका आंसर जो कि b आपके पास है वो 0 के इक्वल है। तो d निकाल लें, d हमारे पास ये आ जाता है -4 के बराबर, तो d नेगेटिव आ गया, लिहाजा ये जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, 0 के साथ 0 0 सैडल पॉइंट आ जाएगा। नहीं जी, अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा सा है भी ज़रा टिपिकल सा क्वेश्चन, इसको हम देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास फंक्शन है sin x प्लस sin y। x के लास्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो sin का डेरिवेटिव cos x आ गया, और यहाँ पर x के लास्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो sin y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो cos का डेरिवेटिव आ गया माइनस sin x। फिर ऊपर वाले फंक्शन का गिवन फंक्शन का y के लास्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो sin x जो है वो 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, और sin y का डेरिवेटिव cos y, दोबारा डेरिवेटिव लेंगे माइनस sin y आ जाएगा, और मिक्स डेरिवेटिव यहाँ पर 0 आ जाएंगे। देखें, x का y के लास्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा 0 और y का x के लास्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा 0, तो मिक्स डेरिवेटिव 0 आ गए, और बाकी आपके सामने है। अब स्टेशनरी पॉइंट यहाँ पर देखना आपने गौर से। इस क्वेश्चन में स्टेशनरी पॉइंट थोड़ा सा मुश्किल है निकालना। लेकिन स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए मैंने पहले इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो ये इसकी वैल्यू निकली थी cos x इक्वल टू 0 आ गया। x को आप दूसरी तरफ लेके तो cos इनवर्स 0 आ गया। अब ये जो चीज़ है ये आपने याद रखनी है कि cos 0 किस एंगल पर होता है। कोसाइन इज़ 0, कोसाइन इज़ 0 एट odd multiples of pi by 2, odd multiples of pi by 2। पाई बाई 2 के जो ओड मल्टीपल्स होते हैं उन पर cos 0 होता है। अब पाई बाई 2 को ओड मल्टीपल को लिखते कैसे हैं? पाई बाई 2 को ओड मल्टीपल को लिखेंगे, जाहिर सी बात है, जब किसी पाई बाई 2 को किसी ओड नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप पाई बाई 2 को किसी ओड नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर आपके पास बनेगा उसे पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल कहेंगे। तो पाई बाई 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ? 2m+1 से। तो 2m+1 जो है वो एक ओड नंबर है, ठीक है। आप चेक करके देख लें, मिसाल के तौर पर m की वैल्यू 1 पुट करके देखें, आंसर बनेगा 2 × 1 + 1 3 पाई बाई 2। आप m की वैल्यू -1 पुट करके देख लें, आंसर बनेगा -पाई बाई 2। अब 3 पाई बाई 2 हो या -पाई बाई 2 हो, ये पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल है भाई। -पाई बाई 2 को आप लिख सकते हैं ना -1 × पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 के साथ ये जो नंबर आया ओड है या इवन है? ओड है। इसी तरह अगर आप m की वैल्यू 0 पुट करके देख लें तो तब भी आंसर कितना बनेगा? 1 पाई बाई 2। तो 1 कौन सा नंबर है? ओड है या इवन है? तो ये जो नंबर है cos जो है वो 0 होता है, पहली बात याद रखिएगा, पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल्स पर। और ओड मल्टीपल को जब हमने जर्नली लिखना होता है तो फिर हम लिखते हैं 2m+1 पाई बाई 2। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर। जो स्टेशनरी पॉइंट आपके पास निकलेगा 2m+1 पाई बाई 2 आ जाएगा। और m कौन है? m एक इंटीजर है, और इंटीजर आप जानते हैं कौन से होते हैं? जो सेट ऑफ इंटीजर है वो होता है 0 +-1 +-2 +-3। तो आपका m जो है वो इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी आप पुट कर लें यहाँ पर m इस सेट में से, तो आपके पास ये जो आंसर आएंगे वो सारे के सारे x के जो आंसर आएंगे वो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ जाएंगे। इसी तरह जब आप
एफ वाई को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पर कोस वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से फिर वही चीज़ है, ऊपर भी कोस था यहाँ पर भी कोस है, ये कोस इनवर्स 0 आ जाएगा। लेकिन इसमें तो ज़रा फ़र्क ये याद रखना है आपने, ऊपर आपने कांस्टेंट चूज़ किया है m, यहाँ पर कोस इनवर्स 0 के लिए अब आप चूज़ करोगे n, ठीक है, डिफरेंट होना चाहिए दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो यहाँ पर मैंने कांस्टेंट चूज़ कर लिया, n बिलोंग टू g, ऊपर है m बिलोंग टू g, बाकी सेम वही का वही है। तो स्टेशनरी पॉइंट आ जाएंगे आपके पास 2m+1 π/2 और 2n+1 π/2। दे बेटा आपके पास अब नेक्स्ट हमने इन क्रिटिकल पॉइंट्स की नेचर चेक करनी है। तो क्रिटिकल पॉइंट की नेचर चेक करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए a की वैल्यू, और a आप जानते हैं कि फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आप निकालते हैं, उसमें मैं यहाँ पर ये क्रिटिकल पॉइंट पुट करने लगा हूँ। तो f(x) की जो वैल्यू आपके पास निकली थी वो हमारे पास थी माइनस साइन x के बराबर। तो अब यहाँ पर ये x की जो वैल्यू है वो ये है 2m+1 π/2, वो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखें ये आपके पास दो केसेस बनेंगे, क्योंकि आपका m जो है वो एक इंटीजर है, m बिलोंग टू z है, और अब इंटीजर आपके पास इवन सेट ऑफ इंटीजर में आपके पास इवन नंबर भी आ रहे हैं, ठीक है, और ऑड नंबर भी आ रहे हैं, इसमें इवन भी हैं और ऑड भी हैं। अब देखें मैंने लिखा है यहाँ पर कि अगर आपका m ऑड हुआ तो फिर ये जो साइन 2m+1 π/2 का आंसर आएगा वो -1 के बराबर आएगा। कैसे? मिसाल के तौर पर अगर आप m की यहाँ पर वैल्यू 1 रखते हैं तो m की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2 × 1 + 1 3 π/2, तो साइन 3 π/2 बन जाएगा ये। तो साइन 3 π/2 आप जानते हैं साइन 270 है, तो साइन 270 की वैल्यू है वो आप जानते हैं -1 के बराबर है। इसी तरह अगर आप अगला ऑड नंबर m = यहाँ पर 3 पुट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 3 6 6 + 1 7, तो साइन 7 π/2 आप दोबारा चेक करके देख लें 19 × 7 यानी 630 डिग्री। तो कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, 630 डिग्री पर साइन का आंसर जो है फिर अगेन -1 के बराबर है। तो जब भी आपका m ऑड आएगा तो ये वाली जो सारी टर्म है, ठीक है, इसका आंसर -1 आएगा। अब वो -1 और ये माइनस बाहर भी है तो ये कितना आ जाएगा +1 के बराबर, ठीक है। तो मतलब इस f(x) का जो आंसर है अगर m ऑड हुआ तो आंसर कितना बनेगा +1। इसी तरह अगर आप यहाँ पर m इवन पुट करें, यहाँ पर अगर आप m इवन रखते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर m की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा साइन 5 π/2, और साइन 5 π/2 होता है +1, ठीक है। तो हर m जब भी इवन होगा तो ये वाली जो टर्म है साइन 2m+1 π/2 इसका आंसर 1 बन जाएगा, और ऑड के लिए आंसर -1 आएगा। तो यहाँ पर ये जो a है इसके दो आंसर निकलेंगे क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, एक 1 और दूसरा -1। नेक्स्ट यहाँ पर हम c निकाल लेते हैं। तो c आप जानते हैं वो होता है f(y). तो यहाँ पर जो आपका f(y) का आंसर आया है वो है -sin y। तो यहाँ पर भी दो केसेस बन जाएंगे आपके पास, जब आपका n जो है वो इवन है और जब आपका n ऑड है। तो जब आपका n ऑड है तो बिल्कुल ऊपर, जैसे मैं अभी आपको बता के आया हूँ कि जब आपका m ऑड था तो आंसर इस फैक्टर का था सारा -1 के बराबर। तो अब ये साइन 2n+1 π/2 का आंसर जब यहाँ पर आप पुट करेंगे -1, तो ये बाहर भी -1 है, माइनस है, तो -1 प्लस हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर ये c जो है f(y) जो है, जब आपका यहाँ पर n जो है वो यहाँ पर n आएगा, जब n आपका ऑड होगा तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऊपर वाले केस की तरह जहाँ पर जब आपका n इवन होगा तो आंसर -1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो c वैल्यू ये दो आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पर ये आपने निकालना है मिक्स डेरिवेटिव, जो कि आपके पास b होता है। तो मिक्स डेरिवेटिव आपने ऊपर देखा था वो वैसे ही 0 के इक्वल है, तो क्रिटिकल पॉइंट भी पुट कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने इनकी नेचर चेक करनी है, तो d निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 केसेस बना लेता हूँ। नहीं बेटा, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर d निकालने के लगे हैं। तो d का फार्मूला आप जानते हैं वो होता है ac - b का स्क्वायर। ये मेरे पास सामने a और c मैंने लिख लिए हैं। देखें जी, यहाँ पर जब आपने n और m दोनों इवन लिए हैं तो a जो है वो a आपके पास इवन के केस में किसके बराबर है? -1 के बराबर है।
तो यहाँ पर आ जाएगा -1। इसी तरह सी जो है वो इवन के केस में, यानी कि n जब इवन है तब वो भी -1 है, तो ये भी -1 आ जाएगा। आगे बी तो है ही 0, तो ये 0 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 आ गया, तो डी आपका आ गया पॉजिटिव। अच्छा, डी पॉजिटिव है और ए के मतलब क्या ख्याल है? ए हमारा इवन के केस में क्या था? -1 था, तो ए है -1 के बराबर, तो वो है <0। तो अब जब डी आपका पॉजिटिव हो और ए नेगेटिव हो, तो ऐसी सूरत में क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? क्रिटिकल पॉइंट इज रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट। ऐसी सूरत में ये आपके पास रिलेटिव मैक्सिमम पॉइंट है। सेकंड केस नंबर 2 आप लिख लेंगे कि जब आपका m और n दोनों ओड हैं, m n ओड, ये बात पूरी लाइन लिख लीजिएगा, m एंड n बोथ आर ओड। अब दोनों जब ओड हैं तो d = AC - b² का फार्मूला लगाना है। जब आप ओड है तो a का आंसर है 1 के बराबर, ठीक है, तो a 1 आ गया, और c भी यहाँ पर कितना होगा? c भी ओड के केस में 1 है, और b फिर मैं बता रहा हूँ, b फिर आपके पास क्या है? b फिर 0 है, तो 0 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया फिर अगेन 1, तो 1 > 0। अब लेकिन अब d तो आ गया > 0 यानी पॉजिटिव। a क्या है? a यहाँ पर ओड के केस में किसके बराबर है? +1 के बराबर है, > 0। आप जानते हैं कि आपने ये मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो दो चीज़ों से चेक करना होता है, a और d से। तो a यहाँ पर पॉजिटिव है, d भी यहाँ पर पॉजिटिव है, तो जब a भी पॉजिटिव हो d भी पॉजिटिव हो, तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट जो होगा वो लोकल मिनिमम हो जाएगा या रिलेटिव मिनिमम हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट इज रिलेटिव मिनिमम पॉइंट। लास्ट केस, उनमें से एक इवन है एक ओड है, चाहे आप m को ओड रख लें, n को इवन कर लें, या आप n को इवन कर लें और n को ओड कर लें। वन ऑफ देम इज़ इवन, ऐसे लिख लें, वन ऑफ देम इज़ इवन। तो लेट कर लें कि आपका m जो है वो इवन है एंड n इज़ ओड। आप दूसरा केस भी लेट कर सकते हैं, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो m अगर आपका इवन हो और n ओड हो, तो अब आपने निकालना है फिर दोबारा d। लें जी, मैं m को इवन लेके चला हूँ, m अगर इवन है तो इस सूरत में a का आंसर कितना आता है? -1 के बराबर। जहाँ पर m इवन है तो a ऐसी सूरत में कितना आएगा? -1 के बराबर। तो ये मैंने लिख दिया a -1। आगे चलें, अब n आपने ओड माना है, तो n ओड माना है, तो फिर c का आंसर कितना है? c का आंसर है +1 और b है 0। जी, इस मरतबा d का आंसर आ गया -1, डैट इज <0। तो जब a नेगेटिव आ जाए तो फिर d नेगेटिव आ जाए तो a की ज़रूरत नहीं रहती। इन दिस केस क्रिटिकल पॉइंट इज सैडल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट इस केस में सैडल पॉइंट होगा। तो क्वेश्चन ये आपका इम्पोर्टेंट था, ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास फंक्शन गिवन है y² - 6y cos x + 6। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो पार्शियल डेरिवेटिव वो निकल आएगा, x के लास्ट इसका डेरिवेटिव आएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी y² वाली, 6y कोफिशिएंट बन गया, और cos का डेरिवेटिव आ जाएगा -sin x, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये बन जाएगा 6y sin x। इसका दोबारा डेरिवेटिव x के लास्ट से ले लेंगे, तो sin x का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? cos x के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आगे चलें। अब यहाँ पर इसका y के लास्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो y² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, यहाँ पर आ जाएगा y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो बाकी रह जाएगा -6 cos x। दोबारा y के लास्ट से डेरिवेटिव ले लेंगे, यहाँ से 2 बन जाएगा। अब आपने x का y के लास्ट से डेरिवेटिव लेना है, ये x है, इसका y के लास्ट से दोबारा डेरिवेटिव लेना है, ये आ जाएगा 6 sin x। और यही चीज़ अगर आप y का x के लास्ट से डेरिवेटिव लेना है, y का x के लास्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो ये cos x का डेरिवेटिव आ जाएगा -sin x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 sin x आ गया। अब आपने निकालना है यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उनको मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो इनको 0 के इक्वल पुट किया, तो f(x) = 0 को पुट किया, तो ये सारी चीज़ है यहाँ पर। यहाँ से y = 0 आ जाएगा और एक इक्वेशन बनेगी sin x = 0। sin x = 0, यहाँ से x आ जाएगा sin इनवर्स 0,
तो अब देखें साइन ज़ीरो कहाँ पर होता है, साइन ज़ीरो होता है जी, साइन इज़ ज़ीरो एट ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई। पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं, चाहे वो इवन हैं या ओड हैं, एट ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई, पाई के तमाम मल्टीपल्स के ऊपर जो आपके पास साइन का आंसर है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एक और लफ्ज़ भी आप ऐड कर रहे हैं, साइन इज़ ज़ीरो एट ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। पाई के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं ना, उन पर साइन जो है ज़ीरो होता है। और इसको जनरली हम लिख लेते हैं यहाँ पर x जो है वो n पाई के बराबर है, और n क्या है, एक इंटीजर है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लिखा है 2n पाई, यानी कि मैंने सिर्फ इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई उठाए हैं। तो ये आप खाली n पाई भी लिख सकते हैं। ये 2n पाई लिखने की यहाँ पर वजह ये है कि आपकी जो बुक वाला आंसर है ना, बुक वाले आंसर में यहाँ पर 2n पाई लिखा हुआ है। वैसे जर्नली अगर जर्नल बात करें तो यहाँ पर n पाई आप लिख देंगे तो वो चीज़ ठीक होगी, ठीक है। तो अगर सिर्फ बुक वाले आंसर को देखा जाए तो बुक वाले आंसर के मुताबिक यहाँ पर 2n पाई से लेके चलेंगे तो फिर आंसर आपका बुक वाला बन जाएगा। 2n पाई का मतलब है इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है ना, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। n पाई का मतलब है ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई, यानी कि आप अगर पाई का आंसर निकालें, साइन पाई निकालें वो भी ज़ीरो है, साइन 2 पाई निकालें वो भी ज़ीरो है, साइन 3 पाई निकालें तब भी ज़ीरो है। तो ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई का मतलब ये होता है। तो आपकी बुक के मुताबिक अगर आप देखें तो फिर ये 2n पाई बनता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर दूसरा एफ वाई को अगर ज़ीरो के इक्वल पुट कर दें तो एफ वाई की वैल्यू ये है 2y माइनस 6 कोस एक्स, इसको ज़ीरो को इक्वल पुट कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास ऊपर y की वैल्यू ज़ीरो है, y की वैल्यू को यहाँ पर अगर हम ज़ीरो पुट कर देते हैं, अब क्रिटिकल पॉइंट कैसे कहते हैं, जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों के साइमल्टेनियसली सोल्यूशन से आंसर होता है। तो y की वैल्यू को अगर ज़ीरो यहाँ पुट कर दें तो ये बन जाएगा 2 इंटू ज़ीरो माइनस 6 कोस एक्स इक्वल टू ज़ीरो आ गया। यहाँ से ये चीज़ सारी ज़ीरो हो जाएगी, ये -6 बाकी क्या रह जाएगा, कोस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स ज़ीरो। कोस इनवर्स ज़ीरो मैं जैसे कि ऊपर अभी आपको बता के आया हूँ कि कोस ज़ीरो होता है ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। तो ये तमाम ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 के ऊपर आ गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 2n+1 पाई बाय 2, ठीक है जी। तो आपके पास इन दोनों यहाँ से क्रिटिकल एक पॉइंट निकलेगा 2n+1 पाई बाय 2, और किस y के लिए निकला है, ज़ीरो के लिए। तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो ये हमारा बन जाता है। और अगर आप x की वैल्यू 2n पाई यहाँ पुट करते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ कि आप x की वैल्यू n पाई भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2n पाई ले लिया है सिर्फ बुक का आंसर बनाने के लिए। 4x इक्वल टू 2n पाई यहाँ पर आप दोबारा पुट करते हैं, या देखा ये आ गया 2y, यहाँ पर मिस्टेक है, ये 3y नहीं 2y रहेगा। आगे आ गया -6 कोस x की जगह 2n पाई आ गया। तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा जी, ये जो अब आगे क्या है, अब नेक्स्ट आपने ये कोस 2n पाई की वैल्यू देखनी है। मैंने लिखा है एट इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, 2n पाई क्या है, पाई का इवन मल्टीपल है। इस पर कोसाइन का आंसर हमेशा 1 होता है। मतलब आप मिसाल के तौर पर कोस 2 पाई निकालें, इसका आंसर 1 के इक्वल आएगा। आप कोस 4 पाई का आंसर निकालें, इसका आंसर 1 के इक्वल आएगा। आप कोस 6 पाई का आंसर निकालें, इसका आंसर भी 1 के इक्वल आएगा। तमाम इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई जो हैं, पाई के इवन मल्टीपल यानी 2n पाई, इन तमाम के ऊपर अगर कोस अप्लाई किया जाए तो आंसर हमेशा 1 के इक्वल आएगा। तो ये यहाँ पर आगे नेक्स्ट 2y यहाँ पर आएगा, 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2y इक्वल टू 6 और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आ जाएगा, x की वैल्यू 2n पाई और y की वैल्यू 3। ये क्रिटिकल पॉइंट निकला है। अगला काम आप जानते हैं कि इन क्रिटिकल पॉइंट्स की आपने नेचर चेक करनी है। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास निकला है 2n+1 पाई बाय 2, 0। तो a की वैल्यू निकालनी है। a आप जानते हैं कि f XX के बराबर है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट आपने पुट कर लिया। और ये जो आपके पास था f XX, ये हमने निकाला था अभी 6y cos x। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट कर दी, यहाँ y की वैल्यू 0 पुट की, यहाँ पर जो भी इसका आंसर आएगा x की वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर 0 हो जाएगा। फिर आगे आपने निकालना है b, तो b है मिक्स डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास निकला था जो fxy था, वो था जी 6 साइन x के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर 6 साइन x आपने पुट कर दिया 2n+1 पाई बाय 2। अब ये 2n+1 पाई बाय 2 क्या है,
2n + 1 π/2 होता है, जैसे कि मैं ऊपर आपको बता के आया हूँ, π/2 का ऑड मल्टीपल, दिस इज़ ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। अब π/2 के ऑड मल्टीपल दो तरह के होते हैं, एक है जैसे π/2, एक है 5π/2, एक है 9π/2, 4 के फ़र्क के साथ, और एक इस तरह के भी हो सकते हैं 3π/2, 7π/2, 11π/2 अप टू सोन। ये ऊपर वाले जो ऑड मल्टीपल तो π/2 है ना, इन पर साइन का आंसर निकालेंगे ना तो आंसर आएगा 1 के इक्वल। जैसे कि पहला नंबर आपको पता sin π/2 बना, इसी तरह नीचे वाले जो है ना उन पर आंसर आता है -1 के बराबर। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर sin 2n + 1 π/2 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा +-6। तो बी की वैल्यू +-6 आ गई। नेक्स्ट लास्टली बेटा सी निकालना है आपने, और सी होता है f/y के बराबर, और f/y निकला है कांस्टेंट, तो रहता है इसमें क्रिटिकल पॉइंट आप पुट नहीं कर सकते। सी की वैल्यू आपको 2 के इक्वल आ जाएगी। अब लास्ट आपने निकालना है डी, तो डी निकालने के लिए आपके पास ये मैंने यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल कर लिया, f(x) f(x)y f(y)x f(y)y, यानी कि डी का फार्मूला आप इसका ए सी बी बी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डैट इज़ ए सी - बी का स्क्वायर। बस इसमें वैल्यू पुट आउट कर दें। ए आपके पास निकला है यहाँ पर 0 के इक्वल, तो ए 0 आ गया, और सी की वैल्यू यहाँ पर ए 0 आ गया, सी की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2 के बराबर, माइनस बी की वैल्यू कितनी है +-6 है, उसका स्क्वायर आ गया। तो ये फाइनल आंसर आ गया -36, डैट इज़ लेस दैन 0। एज डी लेस दैन 0 है तो लिहाजा ये वाला क्रिटिकल पॉइंट आपके पास सारा क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आप ये डिटर्मिनेंट में इस तरह वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगता है आप उस तरह कर सकते हैं। सिमिलरली ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी मैंने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकाली है, ये डिटर्मिनेंट है हमारे पास। ठीक है, इसको आप पुट कर लें यहाँ पर, तो ये वाला इस मतलब डी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये आपका मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। अब इतने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, इतनी कैलकुलेशन जो है आई होप कि आप कर सकते हैं बआसानी। ले जी, नेक्स्ट आपके पास 2 क्वेश्चन बस रह गए हैं आज के लेक्चर में। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 14 तक करके हम ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट ये 15 में जो आपका क्वेश्चन है वर्ड्स प्रॉब्लम के हवाले से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरह है कि फंक्शन f(x)y बराबर है cos x प्लस cos y प्लस cos x प्लस y। आपने सबसे पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लिया, ये आ गया -sin x। x क्लास से लेंगे, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -sin x प्लस y। दोबारा आप दोबारा x क्लास से डेरिवेटिव ले लेंगे, sin x का डेरिवेटिव आ गया -cos x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा sin का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x प्लस y। यहाँ पर इसको कहीं 0 नहीं कर देना, क्योंकि ये x प्लस y जो आपको नज़र आ रहा है ये एंगल में है। तो पहले sin का डेरिवेटिव क्या बनेगा, sin का डेरिवेटिव तो cos x प्लस y बन जाएगा। अब आगे एंगल का डेरिवेटिव अगर आप मजीद लेना चाहते हैं तो आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो ये 1 + 0 डैट इज़ 1 आ जाएगा, तो वो 1 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर सिर्फ यही टर्म बच जाएगी। तो ये f(x) का आंसर ये सारा आ जाएगा। आगे आपने निकालना है fy का मतलब है y के लास्ट से डेरिवेटिव, तो y के लास्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो ये पहली टर्म 0 हो जाएगी, cos y का डेरिवेटिव आ जाएगा -sin y, और इसका डेरिवेटिव y के लास्ट से वही आ जाएगा ऊपर वाला -sin x प्लस y। दोबारा इसको y के लास्ट से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो sin का डेरिवेटिव आ गया -cos y, और यहाँ पर sin का डेरिवेटिव आ गया -cos x प्लस y। मिक्स डेरिवेटिव निकालना है x का y के लास्ट से डेरिवेटिव, तो ये x का y के लास्ट से डेरिवेटिव आपने लेना है, तो ये पहली टर्म का डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका y के लास्ट से डेरिवेटिव ले लेंगे, sin का डेरिवेटिव आ गया -cos x प्लस y। एंगल का डेरिवेटिव मैंने बता चुका हूँ 1 बनेगा यहाँ पर। क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपने ये पुट कर दिया 0 के इक्वल, तो पहली टर्म जब f(x) को 0 के इक्वल पुट करेंगे ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, fy को 0 के इक्वल पुट करेंगे ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो मुझे ये टर्म नज़र आ रही है कैंसिल हो जाएगी। कैसे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्राम 1, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास आएगी -sin x प्लस sin y = 0। तो sin x को दूसरी साइड पर ले जाएं, sin x = sin y, दोनों तरफ टेकिंग इन्वर्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई कर दें या कंपेयरिंग कर लें तो x के बराबर आ जाएगा, y के इक्वल आ जाएगा। इस y की वैल्यू को उठाकर आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें, तो मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, पुट इन 1,
तो 1 में पुट करूँगा, ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस एक्स, ये है 1 हमारे पास सारी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस साइन 2x, माइनस कॉमन निकाल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ पर आपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में ये फार्मूला पढ़े हुए हैं सम टू प्रोडक्ट के साइन पी प्लस साइन क्यू बराबर होता है 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 ओवर इंटू कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। तो ये आ जाएगा 2 साइन पी की वैल्यू कितनी है 2x है, यहाँ पर ये बड़ा एंगल जो है सो मैंने पी लेट कर लिया है, ठीक है। और क्यू की वैल्यू जो है वो एक्स लेट कर ली है, पी जो है वो मैंने बड़ा एंगल लेट कर लिया 2x, और क्यू की वैल्यू जो है वो यहाँ पर एक्स के को लेट कर ली, और यहाँ पर इन फार्मूला में पुट कर दी है। पुट करने के बाद ये फाइनल 2x प्लस एक्स 3x/2, और ये रह गया कोज x/2। यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी साइन 3x/2 ज़्यादा 0 को इक्वल, और कोज x/2 इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। यहाँ साइन इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये साइन इनवर्स 0 आ जाएगा। अब साइन इनवर्स 0 की जो जनरल वैल्यू है वो हम ऊपर निकाल के आए हैं। वैसे तो यहाँ पर देखें साइन इनवर्स 0 की जगह हमें अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 0 का आंसर आना चाहिए n पाई, ठीक है। तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं बुक के अकॉर्डिंग आंसर निकालना चाह रहा हूँ तो बुक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर साइन इनवर्स 0 जो है सिर्फ 2 वैल्यूज़ पर ले लिया। साइन 0 होता है 0 के ऊपर भी और पाई के ऊपर भी। वैसे तो साइन 0 होता है तमाम मल्टीपल्स ऑफ पाई के तमाम मल्टीपल्स पर। तो अगर n की वैल्यू 0 पुट करें तो 0 आता है, n की वैल्यू 1 पुट करें तो पाई आ जाता है। सिर्फ 2 वैल्यूज उठाई हैं बुक वाले ने, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लेनी है, आप ये भी वैल्यू उठा सकते हैं, सही है। तो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है जी इस मरतबा उसने ये क्यों वैल्यू ले ली 0 और पाई, इसमें कोई ख़ास कोई वजह नहीं है, उसने बस ये 2 वैल्यूज उठा ली 0 और पाई। अच्छा 0 और पाई पर ये साइन इनवर्स 0 हो गया। अब ये x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, 2 डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x = 0 × 2 पाई। x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 0 × 2 पाई/3। तो x की वैल्यू इधर से ये निकल आई। और जबकि अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो ये कोज इनवर्स 0, अब कोज इनवर्स 0 का सही आंसर तो आना चाहिए। कोज 0 कहाँ पर होता है, कोज 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 के ऊपर। तो वैसे तो कोज इनवर्स 0 का आंसर ये आना चाहिए था 2n + 1 पाई/2, और n आपका इंटीजर है। तो अब मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर सिर्फ बुक के मुताबिक चलना चाह रहा हूँ, बुक के मुताबिक चल रहा हूँ। तो बुक के मुताबिक सिर्फ कोज इनवर्स 0 को मैंने ले लिया। कोज 0 कहाँ पर है 90 के ऊपर है। वैसे आप ये भी लेट कर सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो x/2 आ गया पाई/2 के बराबर, 2 से कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई के बराबर आ गई। तो अब यहाँ पर आपने x की वैल्यू 0 है 2 पाई/3 और इधर x की वैल्यू पाई है। अब आपने बनाने हैं यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे बनेंगे, देखें x और y ऊपर बराबर था, ये हम यहाँ पर इक्वेशन आपने जब सोल्व सब्ट्रैक्ट किया तो ये देखें x और y यहाँ पर क्या थे, आपस में इक्वल हैं। तो जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू होगी, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर x की 3 वैल्यूज निकली हैं, तो x की वैल्यू 3 निकली है 0 पाई 2 पाई/3, तो y की भी यही वैल्यू आएंगी 0 पाई 2 पाई/3। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे कैसे बनेंगे, जब x 0 होगा तो y क्या होगा 0 होगा, तो एक क्रिटिकल पॉइंट ये आ गया। जब x पाई होगा तो y भी पाई होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो पाई दूसरा पॉइंट आ गया। जब x 2 पाई/3 है तो y भी 2 पाई/3 है, तो ये आ जाएंगे। अब ऐसा नहीं कर लेना कि x की वैल्यू 0 लिख लें और इधर पाई लिख लें, ऐसा कोई क्रिटिकल पॉइंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि y और x आपस में बराबर हैं। तो जो x होगा वही y निकलेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब अगली इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट की आपने नेचर चेक करनी है। तो नेचर कैसे चेक करनी है, मैं बार बार आपको ये क्वेश्चन काफ़ी हम कर चुके हैं, ठीक है। ले जी मैंने लिखा ऐट 0 0, पहले a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए किस तरह निकालेंगे, अपने इस फंक्शन में डबल डेरिवेटिव आपने निकाला है उसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट कर लिया, ठीक है। तो ये हमने ऊपर भी निकाल के आ चुके हैं। तो वो ये निकला हुआ था माइनस कोज x माइनस कोज y, जो आपका ये डबल डेरिवेटिव था। देख लेते हैं बाकी। ये निकाला हुआ है मैंने f माइनस कोज x प्लस y। तो बस यहाँ पर x की जगह 0 और x और y की जगह 0 पुट कर देंगे। तो मतलब यहाँ पर ये आप बस देख लीजिएगा ऊपर जो भी है, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई। तो इसमें आप यहाँ पर x की जगह 0 y की जगह 0 पुट कर दें। तो वैल्यू जब आप पुट कर लें तो a की वैल्यू पुट करने के बाद -2 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -2 है। डिटर्मिनेंट हमारे सामने मौजूद है d, तो d का आंसर 3 आ गया। अब d आपका पॉजिटिव आ गया, d 3 है यानी पॉजिटिव आ गया, a नेगेटिव है, लिहाजा ये वाला क्रिटिकल पॉइंट जो होगा वो रिलेटिव मिनिमम पॉइंट होगा। इसी तरह आप दूसरा पॉइंट पुट कर लें, वहाँ पर भी a की b की c की वैल्यू निकाल लें। a 0 है, b -1 है, c 0 है,
डी आप निकालेंगे -1 0 आ गया, तो ये वाला पॉइंट आपका सैडल पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि डी जब नेगेटिव आ जाता है तो फिर ए को नहीं देखते हैं। लास्टली आपके पास ए की वैल्यू यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर पुट करने के बाद ए 1 है, बी की वैल्यू 1/2 है और सी की वैल्यू आपके पास निकलती है 1 के बराबर। डी आपके पास 3/4 आ गया रहता, डी पॉजिटिव यहाँ पर, ए भी पॉजिटिव तो रहता। ये वाला पॉइंट क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट। ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये आपका रिलेटिव मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड दी लास्ट पार्ट f(x, y) बराबर है x+1 y+1 x+y+1। ठीक है, तो इसका आपने x के लाभ से डेरिवेटिव लेना है, तो ये वाली टर्म कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट हो गई है, बाहर आ गई। आगे इन दोनों के ऊपर मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया कैसे, पहले इसका डेरिवेटिव लूँगा तो x के लाभ से इसका डेरिवेटिव रह गया 1 और ये टर्म वैसे ही आ गई। फिर इसको ऐसे लिख लिया, अब इसका x के लाभ से पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो x के लाभ से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और y 0 हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो ये सिर्फ 1 रह जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा x+y+1 और ये बन गया x+1। इसको अंदर ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 2x + y+2, तो ये हमारे पास f(x) आ गया। अब इसी तरह ही इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे x के लाभ से, तो ये वाली चीज़ कोफिशिएंट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसको बाहर रखें। अंदर x के लाभ से डेरिवेटिव आ जाएगा 2, y+2 का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो बाकी सिर्फ 2 रह गया, तो ये आ गया 2 × y+1। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2y+2 आ जाएगा। इसी तरह ही इसी पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए आप y के लाभ से डेरिवेटिव ले लें। अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। तो ये चीज़ आ जाएगी, इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें, 2x+2 आ गया। मिक्स डेरिवेटिव निकाल लें, मिक्स डेरिवेटिव निकालने के ये आ जाएगा 2x+2 y+3। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब यहाँ पर जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपने पहले मैंने कितने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। लें जी, अब यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए मैंने f(x) को 0 के इक्वल पुट किया और f(x) वाली इक्वेशन ये हमारे पास बनी थी। अब यहाँ पर इसके दो हिस्से बन गए, एक आ गया y+1 = 0 और दूसरी ये इक्वेशन आ गई 2x + y+2। यहाँ से y की वैल्यू -1 आ गई और यहाँ से ये इक्वेशन आ गई, यहाँ से मैंने y निकाल लिया -2x - 2। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, गलती से भी y की ये वाली वैल्यू इधर पुट करके x नहीं निकाल देना, कि पता लगे आप ये करने लगे हैं कि y की ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करने लगे हैं, -1 = -2x - 2, इसको सॉल्व करने। ऐसा नहीं है। देखें, y की वैल्यू आपने ये y की वैल्यू और यहाँ से ये दूसरी इस इक्वेशन से ये जो y की वैल्यू निकली है, ये कहाँ से निकली है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करके निकली है। ठीक है, एक इक्वेशन को, तो इसी में दोबारा y की वैल्यू पुट नहीं कर सकते आप। तो अब आपने क्या करना है, fy को 0 के इक्वल पुट किया, वहाँ से ये सारी सिचुएशन बन गई। तो क्रिटिकल पॉइंट मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि 1 और 2 का साइमल्टेनियसली सोल्यूशन है। तो 1 से y की दो वैल्यूज निकली हैं, एक है y = -1 और एक है y = -2x - 2। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब वो कैसे सॉल्व होंगे देखें ज़रा। ये y की वैल्यू -1 जो है वो उठाकर आप क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें। ठीक है, जहाँ जहाँ पर y आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर पुट कर दिया, ये आ गया x+1 x+2 -1 × 2। अब यहाँ से सॉल्व किया तो x की एक ये वैल्यू, ये x की दो वैल्यूज आएंगी, x = 0 x = -1। लें जी, अब यहाँ से आपके पास क्रिटिकल पॉइंट ये बनेंगे x 0 और ये y -1, फिर x -1 और y -1, ये दो क्रिटिकल पॉइंट इस साइड से बन जाएंगे। अब इसी तरह ये जो y की वैल्यूज आपने उठाई हैं, इसको आप यहाँ पर पुट करें क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, पुट इन 2 में पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर y है, इधर पुट करना है आपने। तो ये सारी इक्वेशन आपके पास सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे आप। यहाँ से x की दो वैल्यूज निकलेंगी -1 और -3/2। अब आपने इन x की वैल्यूज़ को दोबारा इधर पुट करना है और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो फिर y आपके पास 0 आएगा, फिर x की वैल्यू -2/3 आप यहाँ पर पुट करेंगे तो y -2/3 आ जाएगा। तो इस हिस्से से जो आपके क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे वो ये हैं, x -1 है, y 0 है और x -2/3 है, y -2/3। तो आपके पास टोटल 4 क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे, 2 ये वाले हैं और 2 ये वाले हैं। आगे रही इनकी नेचर, तो नेचर आई होप कि आप चेक कर सकते हैं, वो मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन चले मैंने कहा एक जैसे जितने भी क्वेश्चन है वो आपको तमाम क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर एक किस्म का हिंट दिया है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस तरह का आने वाला क्वेश्चन जो है आप हर तरह का क्वेश्चन आप बआसानी कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।